नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। सवाल नंबर 1 पर बात करेंगे। मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 आयु का था। 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा? इसका मतलब मोहन की आयु पूछी है और जो सब 5 वर्ष बाद की दे रखी है। अगर 5 साल कम कर दूं तो सब वर्तमान की आयु हो जाएंगी। बात आ रही नहीं? इसका मतलब वर्तमान में मोहन 40 साल का है। अगर वर्तमान में मोहन 40 साल का तो पिताजी कैसे साल के हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे ना, दुगने 80 साल के हो जाएंगे। मान के चले कि मोहन हमारा कितने का है? 40, क्योंकि 5 कम कर दिए मैंने, 5 कम कर दिए। पिताजी कितने के हो जाएंगे? 80। अब आपसे कह क्या रहा है आगे देखिए। 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष अगर यहां से कम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 25। 15 यहां से कम करे तो कितना हो गया? 65। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 आयु का था। क्या ये 1/3 है? इस 65 का 1/3 है? नहीं है। इसका मतलब आपने जो माना है वो गलत माना। अगर आपने 40 माना होगा तो इसका मतलब वर्तमान में मोहन कितने साल का हो गया? भाई 35 का हो गया, नहीं हो गया? 35 का हो गया। और उसके पिताजी कितने के होंगे? क्योंकि डबल 70। 15 इधर से कम करे तो 20, 15 इधर से कम हुए तो 55। क्या ये इसका 1/3 है? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है? 35। इसका मतलब 35 अगर उसकी मोहन की आयु थी 5 वर्ष बाद तो वर्तमान में कितनी रही होगी? बताओ भाई। वर्तमान में 30 रही होगी। वर्तमान में 30। पिताजी की बात करेंगे, पिताजी हो जाएंगे 60, है ना, डबल है। 15 साल पहले, इसका मतलब ये कितना हो गया? कितना हो गया? 15। और 15 साल पहले पिताजी कितने हो गए? 45। क्या इसका 1/3 है? बिल्कुल है। अगर 45 का 1/3 कितना हो गया? 15। इसका मतलब आपने जो माना है वर्तमान मोहन की आयु वो सही है। वर्तमान आयु कितनी होगी मोहन की? 30। और 5 साल बाद कितना हो गया? 35। 5 साल बाद कितना हो गया? 35। आपका आंसर कितना आ गया? सी। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मेथड नहीं आता एज के प्रॉब्लम का तो आप कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप ऑप्शन में फिट कर करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको इसको बिल्कुल डिटेल से बता देता हूं कि इसे किस तरीके से करना है। मैंने मान लिया मोहन की, मैंने आयु मान ली। मोहन की आयु कितनी मान ली मैंने? मोहन की आयु मान ली x। पिताजी कितने के हो जाएंगे? 2x के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बताओ बताओ। पिता की आयु का आधा है, पिताजी की आयु का आधा है 2x। पिताजी है तो मोहन कितना हो गया? x आधा हो गया। 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले मैं आपको कायदे से बता रहा हूं। मोहन कितना का हो जाएगा भाई? x माइनस के 15। पिताजी कितने हो जाएंगे? 2x माइनस के 15। ठीक। अब 15 वर्ष पहले मोहन मतलब x माइनस 15 पिता की आयु का 1/3 था। ऐसे ही बोला है। देखो, मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था। क्लियर? अब इससे आपको सॉल्व ही तो करना है। इसको इधर ले आए तो 3x माइनस के 45। सिंपल कैलकुलेशन मैंने करी है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा और इसी 3 का 15 मल्टीप्लाई करा। 2x माइनस के 15। क्लियर? अब 3x, 2x को 3x के पास लेके जाएंगे, प्लस वाली संख्या किसमें हो जाएगी? नेगेटिव में। 3x माइनस के 2x और 45 माइनस के तो किसको जाएंगे? पॉजिटिव 15। x बराबर कितने के आ गए? 30। इसका मतलब वर्तमान आयु कितने की होगी आपकी? 30। अब 5 साल बाद की पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद 30 प्लस के 5 बराबर 35। अब इस तरीके से आप कायदे से भी कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 की गुणक है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 की गुणक है? तो 11 की विभाजकता क्या कहती है? 11 की विभाजकता मैं आपको बताता हूँ। एक ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 11 की विभाजकता क्या कहती है। 9, 7, 8, 6, 2, 6। देखो इधर देखो, मैं ध्यान से सुनना। मेरा पेन जिस संख्या के ऊपर है
इसका मतलब हुआ अगर स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं, वहां से स्टार्ट करा और एक संख्या छोड़कर लिखते गए, एक संख्या छोड़कर उसको एरो कर दिया मैंने। अब जिस संख्या के ऊपर एरो करा उन सभी को जोड़ दो। 6 और 6 12, 12 और 7 19। अब देखो, अब जो भी संख्या बची हुई है मैं ऊपर से एरो कर रहा हूं, इनको भी जोड़ दो। बात आई समझ में? 2 8 10 10 और 9 19। अगर इन दोनों का अंतर मतलब बड़ी में से छोटी घटाना, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी में से बड़ी घटाओ, अंतर का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। इन दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो वही आपका क्या होगा? आंसर। अब देखो, आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 में मिल गया। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया? ए। आपका आंसर कितना आ गया? ए। सेकंड का आंसर कितना आ गया? ए। अब देखो बाकी के अगर चेक करोगे, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक, और 4 और 2 6 और 1 7, नहीं हो रहा ना, 7 में से 6 के 1। इसी तरीके बाकी के चेक करो, कोई सा भी आपका आंसर नहीं आएगा जिसमें कि 0 और 11 आ जाए। समझ गए आप? अगर अभी तक आपने हमारे प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट 2 देखें, जिससे भी एक सीक्वेंस रहे आपके साथ, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है तो ये सीक्वेंस रहे कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सवाल नंबर 3 पे जाएंगे। अरुण और भोला मिलकर एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब एक अरुण है और एक आपका भोला है, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? भाई 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक। अरुण अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, अरुण अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो भोला अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो क्या बताओ, ये आपका टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं है। टाइम एंड वर्क आपका चैप्टर चल रहा है, आपका पार्ट 1 में ही इस टाइप के सवाल आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जितनी भी वीडियो आने वाली है सभी की जानकारी आपको मिलती रहे। अब देखिए, 4 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 12। ए और बी का एक दिन का काम 3, 1 का एक दिन का काम 1। क्लियर? मैं अगर मुझे ए कैंसिल करना है, बी से ही तो काम कराना है कि, अब मैं यहां से 3 में से 1 कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 2। 20 से 12 यूनिट काम कराना है, 2 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे? 6। क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा स्पीड में भी रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की आदत बनी रहे। और डिटेल से जानने के लिए आपको हमारे हर एक चैप्टर के लिए 10 से ज्यादा पार्ट आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप सभी पार्ट को देखिए। नंबर सिस्टम हमने पूरा करा दिया, परसेंटेज हमने पूरा करा दिया है, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी चैप्टर के सिलेबस को कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 पे बात करेंगे। निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखिए, जब आपको मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था या आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में देखेंगे तो उसमें भी ये आपका सवाल था। सवाल नंबर 5 मैं आपको दिखा देता हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपको दिखाता हूं सवाल 5वें नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इधर भी 5वें नंबर का सवाल है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी आपको दिखाता हूं कि 5वें नंबर का सवाल, मतलब तीनों प्रैक्टिस सेट में 5वें नंबर का सवाल आया है। इसके मतलब अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं ना, तो आपको एक सीक्वेंस में सवाल मिल रहे हैं, आपको एक सीक्वेंस में सवाल मिल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि एक सवाल आ गया तो छोड़ दिया, नहीं, कम से कम 5-6 सवाल 5-6 प्रैक्टिस सेट में आएगा, तब जाके आप मान के चलिए कि आपको इस टाइप के सवाल आप कर लोगे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको कुछ भी नहीं करना, इन भिन्न का अंतर देखना है, इन भिन्न का अंतर देखना है। अंश और हर का अंतर कितना? 1। इधर भी कितना? 1। इधर कितना है? 5। इधर कितना अंतर है? 5। और इधर अंतर है 1। अगर अंतर डिफरेंट है, अगर अंतर डिफरेंट है तो आपको करना क्या होता है? देखो मैं आपको समझाता हूं, आप समझिए। 5 3/8 और 1/2, इन दोनों का अंतर कितना है? 1। अब इस 1 का इस 2 में भाग लगाइए, 2 बार गया। कितने का अंतर? 1 का। 1 का भाग लगाइए, 4 बार गया। इसका कितना है? 5। 5 का भाग लगाएंगे, 0.6 बार गया। इसका अंतर कितना है? 1। 1 का 1 में। अब देखो इधर देखो, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखो आप सिंपल वे में जाइए, आप समझिए, आपको मैथ आता ही नहीं है। अब 120 से 125 के बीच में देख लो कितनी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो अब एक चीज बताइए, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का 121। एक संख्या तो आपकी 11 आ गई जो कि 121 है। 120 से ज्यादा ही है। एक आपकी 12 आ गई।
एक 13 आ गई, एक 14, एक 15, 15 225 होता है ना, 16, 17, 289, 18 का कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324, तो 324 तो 3 से ज्यादा हो गई, तो इसे तो आप काउंट नहीं करोगे। बताओ अब इसका मतलब कितनी संख्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या आपकी पूर्व संख्या है, 7 आपकी पूर्व संख्या है। समझे आप, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, पेपर में कोई सा भी मेथड आपके माइंड में आया आप उसी से सवाल करने लग जाइए। ये नहीं है कि मैं तो भाई वही वाले मेथड से करूंगा जो हमने सर ने सिखाया है, नहीं। अगर आपको एक्स वाला मेथड आपके माइंड में सबसे पहले आ जाता है पेपर में, तो आप पेपर में उसी मेथड को लगाइए। अगर आपको मेरा मेथड सबसे पहले माइंड में आता है तो आप मेरे मेथड को लगाइए। अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास एक मेथड और है जिसे देखते ही मैं आंसर कर दूंगा, तो आप उस मेथड को लगाइए। जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आए आप उसी को फॉलो करिएगा पेपर में। क्लियर? सवाल नंबर 7 पे बात करेंगे। 5√5 इंटू 5 की पावर 3 भागित 5 की पावर 3/2 बराबर 5 की पावर a+2, a की पावर a का मान बताइए। अब देखो आपको करने के नियम आपको अगर याद नहीं है तो समझ लीजिए। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ a की पावर n भागित a की पावर m, इसका क्या मतलब होता है, a n माइनस m। बात आई नहीं? अगर बेस इक्वल है तो पावर कैसी हो जाती है, माइनस में। अगर यही चीज आपकी मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो क्या हो जाती है, प्लस। आप दो चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, प्लस। एक और सीख लीजिए फिर इसी बात पर। अगर ए की पावर एन एम लिखा हुआ है तो ये क्या होता है, ए एम एन। ठीक है, आप तीन चीज को समझिए और बाकी की जितने भी करने के नियम आएंगे वो सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाता रहूंगा। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। 1/2 अगर 5 आपके पास 1 है, यहाँ पे कितना दिया हुआ, 5 की पावर 1/2। क्लियर? बात आई समझ में? इंटू 5 की पावर 3 भागित 5 की पावर 3/2 बराबर 5 a+2। देखो बेस सबका इक्वल है तो आप समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, करने का नियम लगा दिए 1 प्लस इंटू है ना 1/2 प्लस 3 भागित माइनस 3/2। क्लियर? बराबर 5 a+2। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आपका जो माइनस में वो कितना है, ये आपका 1.5 है या नहीं है? भाई इधर भी 3/2, इधर भी 3/2 कैंसिल, आपका बचा कितना, 3। 5 की पावर a+2, बेस इक्वल है, तुलना कर दी तो 3 बराबर कितना होगा, a+2। तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। a बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब a बराबर कितना आ गया 1। क्लियर? कितना आ गया 1। 7 का आंसर कितना आ गया B। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके सामने आते हैं और जितनी भी आपको चैप्टर वाइज वीडियो आती है उनकी सभी की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए सवाल नंबर 8 पे बात करेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो आपने को पता हो कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 64 में से 38 गए तो कितने बचे, 64 में से 38 गए तो कितने बचे। देखो मान लीजिए 40 है, 64 में से 40 गए 24 और 2 और कम होंगे तो कितने हुए 26। 26 इंटू 4 ब्रैकेट में 13, ये तो मतलब हुआ। अब देखो 26 इंटू 4/13, क्योंकि भाग लगा रहा है, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8। आंसर कितना आ गया आपका 8। देखो मल्टीप्लाई मत करो, आप मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करोगे, इससे बढ़िया कि आप एक बार डिवाइड कर लीजिए, उससे आपको आसानी होगी। कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाइए बस, और कुछ मत करिए। सवाल नंबर 9। एक फल को बेचने वाले ने 22.5 रुपए प्रति दर्जन की दर से आम खरीद कर 8% की हानि पर बेच दिए। ग्राहक प्रति दर्जन आम का क्या मूल्य होगा। अब देखो आपको मैंने जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था 1 और 2, उसमें आपको लाभ के सवाल दिए हुए थे, आपसे लाभ परसेंटेज पूछी गई थी। अब इसमें कहा है 8% की हानि हो रही है। 8% की वैल्यू आपको कितनी होती है बताओ। तो आप में से यही तो कहोगे 8/100 है ना, 100 रुपये पर 8 रुपये की हानि हो रही है ना। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा 4 दूनी 8 और 4 से 100 कितनी बार जाएगा 25 बार। इसका मतलब अगर ध्यान से सुनना 25 रुपये उसका क्रय मूल्य है, अगर 25 रुपये उसका क्रय मूल्य है और 2 रुपये की क्या हो रही है आपकी
हानि हो रही है। 25 रुपये पर 2 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब अगर उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 25 रुपये की वस्तु 2 रुपये हानि में बेची है, इसका मतलब कितने का रहा होगा, 23 रुपये। अगर मैं आपसे कहूँ CP और SP का रेट बता दीजिए तो आप कहोगे मेरे से 25 रुपये है, तो 25 रुपये है तो उसके रेस्पेक्ट में कितने रुपये हो जाएगा, 23 रुपये। लेकिन भाई CP है कितना, 22.5 रुपये। इसका मतलब 25 ना हो गए वो कितना है, 22.5 रुपये, है ना। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 में कितने का गुणा करा जाएगी, 22.5 रुपये आ जाए। तो मैंने आपको बताया था भाई, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसी संख्या में इसका भाग लगा दिया करो, तो कितना हो गया 22.50 बट्टे 25। बताओ, अब इसी का आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई 22.50 इंटू 25, यही तो सॉल्व करना है। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको एक डिटेल से करके बता देता हूँ कि इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 22.50 बट्टे 25 इंटू 23, यही संख्या तो सॉल्व करनी है। इसमें आपको 23 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, आप कुछ मत करिए, पॉइंट हटाया 1 0, क्लियर, पॉइंट हटाया 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 नंबर 225, 25 ढाई 250, 23 नंबर कितने होते हैं भाई, 23 नंबर 9 3 27, हासिल लगे 9 9 दूनी 18 2 20, 23 नंबर कितना हुआ 207, 10 का भाग लगा रहा तो कितना आ गया 20.7 रुपये प्रति दर्जन। आपका आंसर कितना आ गया 20.7 रुपये प्रति दर्जन। कहाँ है भाई ऑप्शन, जी रहा आपका 20.7, मतलब 20 रुपये 70 पैसे का एक दर्जन बेचा, इतने रुपए में लेके आया, इतने रुपए में बेचा, तब जाके आपको हानि कितने परसेंट की हुई, 8% की। क्लियर, आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखिए सवाल नंबर 10 पर जाएंगे। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। अब ड्रम में कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सवाल देखकर आपको क्या लग रहा है, आप 250 का 5% निकालेंगे, बताओ 250 का 5% निकालोगे 12.5 आएगा, फिर माइनस करोगे 250 में से 12.5 माइनस करोगे, आपका 237.5 बचेगा। 237.5 बचा कितने में से, 250 में से, इंटू 100। आप जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, वो भी आपका आंसर गलत आएगा, वो भी आपका आंसर गलत आएगा। अरे यार सीधी सीधी बात है, एक ड्रम में 250 लीटर तेल है, 5% तेल बाहर निकल गया, तो भाई प्रतिशत में पूछा है, 100 में से 5% तेल बाहर निकल गया तो कितने परसेंट बचा, 95% ही तो बचा। बताओ 100 में से अगर 5% तेल बाहर निकल गया तो भाई ड्रम में कितने परसेंट बचेगा, 95%। अरे 250 लीटर कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है या नहीं है। मोटा मोटा हिसाब लगाओ, आप जो 250 आपका लीटर है तो जो 100% के बराबर है या नहीं है, 100% के बराबर है। अब वो कह रहा है 5%, किसका 100% का ही तो निकलेगा, तो कितना बचेगा 95%। आपसे मात्रा नहीं पूछी उसने कि भाई एक चीज बताइए कितना लीटर शेष बचा है, उसने पूछा कितने परसेंटेज बचा है। समझ में आ गई बात आपकी। आपका आंसर कितना आ गया इसमें, 95। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इसके वही आंसर पर दिखा देता हूँ। 10वें का इसका आंसर क्या है, 10वें का ए। कितना आंसर है, 10वें का ए। क्योंकि आंसर मैं इसलिए बस दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस सवाल के लिए क्या कहेंगे, यार ऐसा सवाल तो पेपर में आ ही नहीं सकता कि सीधे 100 - 5। वो आप कहीं 250 का 5% निकालने ना बैठे आओ, इसीलिए दिया है सवाल। सीधे सीधे आंसर है 100 - 5 बराबर 95%। समझ में आ गई बात आपके। सवाल नंबर 11 पे बात करेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। एक बार आ चुका है, एक बार और देख लीजिए। प्रथम 5, अच्छा एक चीज, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, कितनी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अच्छा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आप नोट कर लीजिए क्योंकि छोटी छोटी बातें आप याद रखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 2। और अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, स्वयं अपने आप से डिवाइड हो, वो सभी क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो 2 3 5 7, कितनी संख्या की बात हो रही है, 5। 1 2 3 4 5
1 2 3 4 और आपका आ गया 7 8 9 10 11। आपसे पूछा इसका औसत बताइए। अच्छा, औसत जब आप निकालेंगे तो इसको सम करोगे नहीं करोगे? 11 और 7 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28। डिवाइड कितने का होगा? 5 का। 55 25 5 6 30 कितना आ गया? 5.6। कितना आ गया? 5.6। आपका आंसर कितना आ गया? 5.6। आप याद भी रखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होता है? 5.6। आप याद रखिए, ठीक है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज, ध्यान से सुनिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता की संख्या के रूप से आदि है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आदि है तो प्रतिवर्ष की दर ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो, आप ध्यान से समझिए, वो आपसे कह रहा है 8/25। ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर होती है। आप समझ लीजिए, ब्याज की गणना किस पे होती है? हमेशा मूलधन पर। इसका मतलब अगर 25 रुपए मेरा मूलधन है तो 8 रुपए मेरा क्या है? ब्याज। 8 रुपए क्या है मेरा? ब्याज, क्योंकि ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पे होती है। एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। इसका मतलब साधारण ब्याज 8 है तो 25 रुपए क्या हो गया? उसका मूलधन। और आपको पता है भाई, साधारण ब्याज फॉर्मेट का क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मेट क्या होता है? PRT/100। ऐसा ही आपको पता चली गई है। 8 रुपये कितने रुपए के रेस्पेक्ट में? 25 रुपए के रेस्पेक्ट में। अब आपसे यहां देखिए, अब ध्यान से समझने वाली बात है। यदि वर्षों की संख्या मतलब T दर की प्रतिशतता संख्या से आधी है, इसका मतलब हुआ R तो है ही है, और जो टाइम है ना वो दर का क्या है? आधा। दर का क्या है? आधा इंटू 100। सही बात है नहीं? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 8 का 8 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 64। क्लियर? और इधर कितना हो गया आपके पास? R²। 64 बराबर R²। R की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 8%। कितनी हो गई? 8%। R² हो जाएगा ना, R²। 8 और 64 का अंडर लेंगे, कितना आ गया आपका? 8%। आपका आंसर कितना आ गया भाई? कहाँ है 8? 12 का A। समझ रहे हो ना आप सवाल को किस तरीके से समझाया जा रहा है? देखिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, मेरा प्रैक्टिस सेट कराने का उद्देश्य क्या है? मेरा प्रैक्टिस सेट कराने का एक ही उद्देश्य है कि चैप्टर वाइज मैं आपको वीडियो करा ही रहा हूँ। टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, परसेंटेज आपको चल रहे हैं, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसीजर का मतलब है कि भाई उसमें लगेगा पूरा सिलेबस होने में टाइम, क्योंकि एक चैप्टर की 10-10, 12-12, 15-15 पार्ट आपके आ रहे हैं, तो उनमें लगता है टाइम। बेशक मैं आपको एक दिन में एक वीडियो करा रहा हूँ, लेकिन टाइम तो फिर भी लगेगा। और बच्चों के अभी हाल फिलहाल में पेपर आने वाले हैं। आपका चाहे CTET का एग्जाम हो, चाहे आपका जेल वार्डन का एग्जाम हो, चाहे SSC के एग्जाम हो, वो आ रहे हैं पेपर। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि आपके ना हो पाए, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जैसे कि साधारण ब्याज का चैप्टर सवाल आया, अब कम से कम साधारण ब्याज के सवाल करोगे तो आपको एक प्रैक्टिस तो बनी रहेगी कि हाँ यार, इस टाइप के सवाल सर ने प्रैक्टिस सेट में कराए थे, हम इस टाइप के सवाल कर लेंगे, बेशक हमारे क्लास में हुआ हो या नहीं हुआ। जब आपकी ऑफलाइन क्लास चलेंगी आफ्टर लॉकडाउन, जब तो हम डिटेल से पढ़ाएंगे ये सब आपको। क्लास में किस तरीके से पढ़ाते हैं ये आप क्लास में देखोगे। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ किताब की। हमारा पढ़ाई, हमारा क्या कंसेप्ट होते हैं, कौन से टॉपिक की क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो सब क्लास में। अभी तो सिर्फ सवाल कराने का तरीका आपको समझाया जा रहा है किताबों के माध्यम से, कि किस तरीके से किताब को आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आपको सवाल हैंडल करने हैं। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ नहीं सीखोगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ मैथ सिखाना, और हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। आप अपने टारगेट से भटक गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको मैथ सीखनी है तो आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको मेरे साथ लगकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। हर चैप्टर की वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अरे आप करते ही क्या हो यार, पूरे दिन घर पर
बैठकर अगर आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, आपको देखना ही तो है, तो आप कम से कम ईयरफोन लगाकर आप मेरी वीडियो को ही देखते रहिए। तो कम से कम अगर आधे घंटे या पौन घंटे की अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आप विश्वास मानिए कि कम से कम 8-10 सवाल तो आप सीखोगे ही। रिवीजन अगर आपको आते भी हैं तो भी आपका रिवीजन होगा। तो आप मान लीजिए मेरी बात को, आपको फायदा ही होगा इससे, आपको फायदा ही होगा इन सब चीजों से। सवाल नंबर 13 पे बात करेंगे। एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल कितना फासला तय करती है। अच्छा देखो, अब अर्ध समय का मतलब आधा घंटा मत समझ लेना, कहाँ गया, अर्ध समय का मतलब आधा घंटा मत समझ लेना। इसका मतलब होता है टोटल जो 5 घंटे है ना उसका आधा, मतलब कितना हो गया 2.5 घंटा। कितना हो गया आपका 2.5 घंटा। 42 किलोमीटर दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर कितना होता है 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। अब वो आपसे क्या कह रहा है, पहला 2.5 घंटा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 घंटा मतलब 5/2। फिर अगले 2.5 घंटे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो आपसे पहला कुल दूरी बताइए, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 21 पंजे 105, 48 24 पंजे 120, तो टोटल कितना हो गया 225। कितना हो गया 225 किलोमीटर। कितना हो गया भाई 225। और 225 आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी। आपका आंसर कितना आ गया डी। अब देखिए सवाल नंबर 14 पे जाएंगे। एक कौर का मान इसके संपूरक कौर के मान से दुगना है, तो कौर का मान बताइए। अगर एक कौर का मान इसके संपूरक मान का दुगना है तो इसका कौर में। सवाल नंबर 14 के सॉल्यूशन में बात करेंगे। मैंने मान लिया उसका आंसर कितना है 120 है, मान लिया एक और कितना है 120। अगर एक और 120 आ गया आपके पास मतलब ए, तो बी कितना होगा 60 होगा, नहीं होगा क्योंकि वो कह रहा है दुगना है 60 होगा। इन दोनों का योगफल कितना होगा 180। और ऐसा ही संपूरक कौर में बात होती है, इसका मतलब दोनों का योगफल 180 हो गया। जो आपने माना है वो आपने बिल्कुल सही माना है। इसका आंसर कितना आ गया आपका ए। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसके ऑप्शन से ही आपको सवाल का आंसर बता दिया। 30% अल्कोहल सांद्र वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्र वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए 45% सांद्र हो जाए। सॉल्यूशन पे बात करेंगे। 30% वाले को 50% वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे सांद्रता का कितना हो जाए 45% हो जाए। सांद्रता कितने परसेंट हो जाए 5। क्या होता है भाई इनका डिफरेंस होता है 5%, तो आपका इधर आ गया। इन दोनों डिफरेंस कितना हो गया 15%। परसेंटेज 5 एकम 5 3 15 कितना आ गया 1:3। कितना आ गया 1:3। इसका आंसर कितना आ गया 1:3। समझ रहे हो ना आप किस तरीके से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, आप सीधे कंसेप्ट पर ध्यान रखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे। 12 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे गत्ते के डिब्बे को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। देखिए आपका मेंसुरेशन का सवाल दिया हुआ है, सी टेट के माध्यम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सी टेट का आने वाली परीक्षा जुलाई में होने वाली है, तो उसके माध्यम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो आपको पहली चीज तो ये समझना है कि वर्ग सेंटीमीटर पूछा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, उसका क्या पूछा आपसे बताओ बताओ। उसका वक्रपृष्ठ पूछा है। क्या पूछा है उसका वक्रपृष्ठ आपसे पूछा है। और सवाल नंबर 16 के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। 12 सेंटीमीटर लंबा मतलब एल कितना दिया हुआ है आपको 12, बी कितना दिया हुआ है 8 और एच कितना दिया हुआ है ऊंचे मतलब 6 सेंटीमीटर आपको ऐसा दिया हुआ है। ऊंचे गत्ते के डिब्बे, अच्छा ये डिब्बे का रूप है तो आपका ये डिब्बा इस टाइप का होगा, बताओ इसी टाइप का तो होगा, इसी टाइप का। इसका मतलब भुजाएं तो इसकी डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग दी हुई है। इसका मतलब ये क्या आपका घनाभ क्या है घनाभ भी तो दे रखा है। और आपसे पूछा वर्ग सेंटीमीटर मैंने आपको बताया क्या होता है भाई वक्रपृष्ठ। आपसे घनाभ का वक्रपृष्ठ क्या होता है
वर्ग पृष्ठ क्या होता है? अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा 2 ब्रैकेट LV BH OLH। अगर नहीं पढ़ा हो तो आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 इंटू 8, 8 इंटू 6, L कितना? 12 इंटू 6। क्लियर? 2 12 अट्ठे 96, 8 छिंग 48, 12 छिक्के 72। जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखो 2 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया? 50। 50 और 70, 50 और 70 कितना हुआ? 120। 120 में अगर 96 जोड़ेंगे, पहले 80 जोड़ लीजिए, 120 200, अब बच्चे कितने? 16, 216। अब 216 का किस में मल्टीप्लाई करोगे? 2 में। अब पहले 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 400, फिर 16 का कर दीजिए 32। कितना हो गया? 432। आप समझ गए ना? कैलकुलेशन भी आपको किस तरीके से करनी है? मेरे तरीके से। आपको गुणा भाग पेन नहीं चलाना, उस तरीके से करिए जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी कर लें, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी कर लें। आप टुकड़ों में करिए मल्टीप्लाई, फिर उसमें सबको क्या कर दिए? ऐड। टुकड़ों में कैसे? और जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। ठीक। सवाल नंबर 17, किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप बताइए। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप मेरे से क्या कहोगे? एरिया बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है 400√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब आपका 400 इंटू 4 बराबर ए स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो देखो 400 का कितना हुआ? 400 का कितना हुआ? 20। और 4 का कितना हुआ? 2। तो कितना हो गया भाई? 20 दूनी 40। ए कितनी आ गई? 40। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रत्येक भुजा 40-40 की है। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तो 40 इंटू 3 बराबर कितना हो गया? 120। समझ में आ गया आपके? मतलब सीधे आपने फॉर्मेट में लगाया, उससे आपने भुजा निकाल ली। यहाँ पर आप अंडर रूट निकालेंगे 400 का 20 और 4 का 2। समझिए? ठीक है। 40 और संभव त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजा का 3 गुना। ठीक। तो कितना आ गया आपका? 120। इसका आंसर कितना आ गया आपका? 120। देखिए, आपका जो आपका DI का सवाल है, अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखे होंगे तो मैंने आपको बताए थे कि मैं DI के सभी सवाल एक साथ कराऊंगा। जब आपके 5-6 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो सभी प्रैक्टिस सेट की DI एक साथ लूंगा और उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि जितने भी DI के सवाल होंगे और जितनी भी आपकी प्रैक्टिस होगी वो एक बार में आपके क्लियर हो जाए। DI के सभी सवाल एक बार में आपके क्लियर खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो वो एक साथ कराऊंगा। तो 18 से लेकर आपके 22 सवाल मैं काउंटिंग करूंगा। तो 18, 19, 20, 21, 22 कितने सवाल हो गए आपके? 5 सवाल आपके इसमें रह जाएंगे। 25 सवाल का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से 5 सवाल मैं आपको नहीं करा रहा। तो कितने सवाल करा रहा हूँ आपको? 20। आप 20 सवाल के माध्यम से अपने आप को चेक करिए कि इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको कितने सवाल आते हैं और कितने नहीं आते। जो नहीं आते सवाल, उनको 2-3 बार करने की आदत डालिए और देखिए कि क्या आप उन सवालों को कर पा रहे हैं या नहीं। अब सवाल नंबर किस पे आते हैं हम? 23 पर। कितने पे आते हैं? 23 पर। देखिए, 23वें नंबर की जब मैं बात करूंगा आपसे, 2, 6 क्वेश्चन मार्क 20 और 30। 2, 6 क्वेश्चन मार्क 20 और 30। आपसे पूछा क्या है भाई? एक चीज बता दिए, प्रश्न चिन्ह का मान बता दिए। यहाँ पे मान कितना आएगा? यहाँ पे मान कितना आएगा? देखिए, करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से करेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है ना। तो देखो, एक संख्या तो आपकी इधर बची है और एक संख्या आपकी इधर की साइड बची है। अब सब में डिफरेंस 10-10 का तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। सब में डिफरेंस 10-10 का तो नहीं है। अब एक सीक्वेंस में अगर मैं आपसे कहूँ अगर 10 है तो यहाँ पे 8 हो सकता है और यहाँ पे 6 हो सकता है और यहाँ पे कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। एक सीक्वेंस मिल गया आपका डिफरेंस का। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ 6 और 6 कितने हो गए? 12 और 12 और 8 कितने हो गए? 20 और 20 और 10 कितने हो गए? 30। मतलब इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 10। क्लियर? आपको सीरीज मिल गई। कितना आंसर आ गया इसका क्वेश्चन मार्क का? 12। कितना आंसर आ गया? 12 है ऑप्शन में। ठीक। इसका आंसर आपका कितना आ गया? बी। कितना आ गया? बी। अब बात करेंगे सवाल नंबर 24 पर।
सवाल नंबर 24 पर बात करेंगे। देखिए सवाल में आपसे कहा क्या जा रहा है, बिंदु 5,7 की बाई अक्ष से कितनी दूरी है। बिंदु 5,7 बाई अक्ष से कितनी दूरी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निर्देशांक ज्योमेट्री का सवाल है। देखो आप समझिए, आपका ये आपका हो गया, समझिएगा मेरी बात को, आपका ये बाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। आपसे बिंदु 5 और 7 की बात हो रहा है, 5 और 7, पहला वाला आपका एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। देखिए सीख लीजिए, सी टेट के एग्जाम में आने वाला सवाल है। सी टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं इस चीज को सीख लीजिए। मैं आपको बहुत समझा रहा हूँ क्योंकि आप समझिए कि ज्योमेट्री का सवाल है, ज्योमेट्री पता नहीं कब जाके हो पाएगी आपकी, तो आप लॉकडाउन का भी कोई भरोसा नहीं है कब ओपन होगा, तो आप सीख लीजिए। पहला एक्स, इसका मतलब एक्स से 5 यूनिट, इसे मैंने मान लिया 5, और बाई से 7 यूनिट, इसे मैंने मान लिया 7, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, निर्देशांक मेरे इस वाले पॉइंट पर है, जैसे ये आपके पॉइंट कितने हो गए 5,7। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई बाई अक्ष से दूरी क्या, बच्चे क्या करते हैं, बाई अक्ष से दूरी कितनी है भाई 7 की, तो आंसर कितना लगा के आगे वो 7। बाई अक्ष से कितनी दूरी है 7, बाई अक्ष से कितनी दूरी है 7, तो आंसर कितना लगा के आगे 7, और आपका 1 नंबर चला जाता है, और आपका 1 नंबर पक्का गलत हो जाता है। भाई उसने ये थोड़ी ना पूछा कि भाई इसके ओरिजिन से कितनी दूरी है, ये आपका ओरिजिन है तो इससे थोड़ी ना पूछा, वो आपसे पूछा जो आपके बिंदु हैं ये वाले, उससे बाई अक्ष से दूरी बताइए, इस वाले बिंदु के बाई अक्ष से दूरी। तो भाई यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, 5 ही तो है, 5 ही तो है, तो वो हमारे बिंदु बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है 5, कितनी दूरी पर है 5, इसका आंसर कितना आ गया आपका 5। समझे बात को, वो आपसे बाई अक्ष से इस पॉइंट की बिंदुओं की बात हो रही है, इन बिंदुओं की बात हो रही है, तो बिंदु कितने है 5 की दूरी पर है, ये बिंदु कितने की दूरी है 5 की दूरी पर, आंसर कितना आ गया 22। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका आंसर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पर डाउटफुल रहेंगे, वो इसके आंसर को क्या मानेंगे, सभी नहीं मानेंगे और एक दुविधा में बने रहेंगे, इसीलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो जितने भी सवाल मुझे लगते हैं कि यार ये बच्चे कहीं ना कहीं मन में लेके आएंगे यार इसका आंसर 7 क्यों नहीं है, मैं आपको एक बार इसके आंसर पर चेक करा देता हूँ। सवाल नंबर 24, 24 का कितना आपका ए, 24 का कितना है ए, क्लियर। और 24 का ए कितना है आपका 5, समझ में आ गई होगी। अब कोई भी डाउट नहीं होगा आपके पास कि इसका आंसर 5 क्यों है, किस तरीके से आपसे इस पॉइंट की बात पूछ रहा है कि बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है 5, क्लियर। अब सवाल नंबर 25 पर बात करेंगे। 5 log 3 माइनस log 9। देखो अब तक जितने भी log के सवाल आए हैं, सवाल पिछले साइड में बात करेंगे तो इस टाइप के आए थे, है ना, आपने करे होंगे पिछले साइड में log a 81/4, मतलब तीसरा प्रैक्टिस है 3 सवाल लॉग के। अगर आप लॉग वाला चैप्टर भी अगर आपने नहीं करा है, बहुत सारे टीचर नहीं कराते, बहुत सारी कोचिंग सेंटर नहीं कराती, तो आप सीख लेंगे कि इस सवालों को किस तरीके से करते हैं। देखिए सवाल देखिए, एक सवाल देखिए किस तरीके से करेंगे। 5 log 3 माइनस के log 9। देखो इसमें भी वही रूल लगते हैं जो आपके करने के होते हैं, थोड़ा चेंज होता है। अगर यहाँ पर जो भी संख्या होती है, जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, वो आपकी इस 3 की पावर बन जाती है। मतलब क्या होता है कि अगर कहीं भी ऐसा लगा होता है a की पावर v, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ b log a, है ना, log a की पावर v, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ b log a, और इसको किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। आपका ये ऐसे दिया हुआ है, जहां भी माइनस होता है तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको अपॉन में चली जाती है संख्या, ये अपॉन में चली जाती है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी आपका नियम, इसका मतलब क्या हुआ, आपका कोई भी नियम log a log b दिया हुआ है, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा log a अपॉन b। ये नियम आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 2। अब ये सॉल्व होकर क्या आ गया आपके पास, पावर है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा 3 की पावर 3,
आपके पास ये क्या हो गया, 3 की पावर 3 कितना होता है, log 27। log 27 आपका आंसर कितना आ गया, log 27। देखिए मैंने 20 सवाल करा दिए आपको इस प्रैक्टिस सेट में। आप जज करिए कि इन 20 सवालों के माध्यम से आपने कितने सीखे, आपको कितने आते थे और कितने नहीं आते थे। जो भी स्टूडेंट इसी वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं जानने वाले वो सभी के सभी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाएं। और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करिए। अगर अभी तक आपने हमारे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं करी है तो चैप्टर वाइज वीडियो को देखकर सभी पार्टों को देखिए, और जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। बस आप मेरे साथ मेहनत करिए, निरंतर बने रहिए, आप मेरी सभी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपके साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।